में लोगों से परेशान। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर मसानी गोरख भ्रमण पर गए, कहा नहीं हो पा रहा था उद्देश्य पूरा। प्रयागराज के महाकुंभ में भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश और देश की उन्नति और संपन्नता का आशीर्वाद मांगा। प्रयागराज के महाकुंभ में इस्कॉन की तरफ से लगाया गया है सबसे बड़ा भंडारा। रोजाना 50,000 लोग कर रहे हैं भोजन। 50 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन करने का लक्ष्य। कुंभ में साधुओं की अलग जगाने वाली अनोखी परंपरा। हाथों में भिक्षा पात्र लेकर कुंभ क्षेत्र में पैदल ही घूमते हैं साधु। किसी से भिक्षा नहीं मांगते, बल्कि इनके भिक्षा पात्र में खुद लोग दान करते हैं। महाकुंभ में लोगों को मिल रहा है कमाई का अच्छा मौका। दुकानदार दूसरे शहरों से आकर लगा रहे हैं दुकान। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को महाकुंभ के शांति सेवा शिविर में सनातन धर्म संसद का आयोजन। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर में होगा धर्म संसद। विशाल पंडाल किया जा रहा तैयार। अबू धाबी से आई ब्लॉगर सैली अल अजाब महाकुंभ को देखकर हैरान। इससे बड़ा धार्मिक आयोजन विश्व में कहीं नहीं हो सकता, ये भी कहा, और पूरी दुनिया को इस आयोजन से सीखना चाहिए। महाकुंभ मेले में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद बाबाओं को आशीर्वाद लेने पहुंच रहे श्रद्धालु और बाबाओं ने व्यवस्थाओं की काफी तारीफ की। महाकुंभ मेले में एक बाबा ने 2011 से अपने एक हाथ को ऊपर उठाए रखा है। एक हाथ ऊपर उठाए रखने वाले बाबा बने आकर्षण का केंद्र। तीन कुंभ मेलों से बाबा के साथ उनके सिर पर रहता है एक खास कबूतर। काजू बादाम खाता है कबूतर। कबूतर वाले बाबा बने आकर्षण का केंद्र। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ पर्व का आज 5वां दिन है, लिहाजा भारी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि अब सरकार 29 तारीख के महास्नान पर ध्यान दे रही है। सीएम योगी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। सरकार का अनुमान है कि 29 तारीख के अमृत स्नान पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचेंगे, लिहाजा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचेंगे और तमाम तैयारी का जायजा लेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र से। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। उमेश, हम देख रहे हैं कि महास्नान हो या फिर ना हो, हर दिन ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो आकर संगम में आस्था की डुबकी जरूर लगा रहे हैं। अभी की रात की रौनक जरा दिखाइए, क्या तस्वीर है, क्या भव्य नजारा है महाकुंभ का? जी हां, देखिए प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। समूचे विश्व के अध्यात्म की राजधानी प्रयागराज बन चुकी है और यहाँ का नजारा बस देखते ही बनता है। जिस तरफ भी निकल जाइएगा लगता ही नहीं कि शाम हो गई है या रात होने वाली है। वही नजारा जो सुबह 4 बजे देखने को मिलता है, वही नजारा रात में 2 बजे भी देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये दिव्य नजारा है। हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और ये लोग युवा है और जोश कितना हाई है आप इन देखिए। कोई गुजरात से आया है, कोई असम से आया है, अलग अलग राज्यों से ये लोग आए हुए हैं और ये जोश बस देखते ही बनता है। माथे पर चंदन है, टीका है और हर हर महादेव हर हर गंगे का जयघोष हो रहा है। आप क्या कहेंगे? चंदन का लेप आपने लगाया है, त्रिपुंड आपने धारण कर रखा है। क्या प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन गया है, समूचे विश्व को आकर्षित कर रहा है? राजधानी है प्रयागराज जैसी जगह मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। पहला लाइव अचीवमेंट देख रहा हूँ ऐसा। महाकुंभ 144 साल बाद हुआ है, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन ये पूरा याद रहेगा जीवन भर, अगले जन्म में याद रहेगा। भगवान भोले की कृपा से सब लोगों का आगमन हुआ यहाँ पे। हर भाग्य वाले को मिलती है, नसीब वाले को ये जगह मिलती है। ऐसा कोई कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था, एक नंबर व्यवस्था। मोदी दी और योगी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था हमने पिछले कुंभ में नहीं देखी थी। 144 वर्ष के बाद ये संयोग बना है, सबसे सुखद क्षण है।
हम लोग जब इस कुंभ को दर्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो समझिए कि ईश्वर ने एक वरदान दे दिया कि जाइए कुंभ दर्शन करके आइए। यही अनुभूति हो रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा महाकाल की इतनी कृपा है, यहाँ पर आने के बाद हर भक्त कृत महसूस कर रहा है, क्योंकि योगी जी का एक तो इंतजाम और दुनिया भर से आए हुए साधु महात्मा लोग जो लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और जो लोग भी महाकुंभ में आके आशीर्वाद लेंगे तो सदा ही इस आशीर्वाद को याद रखेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आप लग रहा है नागा साधुओं से मिलकर के आ रहे हैं, क्योंकि भभूत लगी हुई है। कितना खुश हुए हैं नागा साधुओं से मिलकर के, और कितना जो है मन प्रफुल्लित हुआ है। ज्ञान के सागर में गोते लगा रहा है प्रयागराज। बहुत ही हमको खुशी हुई, और हम इस पावन धरती पे खड़े हैं, हमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम यहाँ के लोकल प्रवासी हैं। संगम की रेती पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रही है। यस सर। आप लोग युवा हैं और अध्यात्म की राजधानी के तौर पर प्रयागराज इस वक्त समूचे विश्व को आकर्षित कर रहा है। आप कहां से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी मिल रही है कि कुंभ दर्शन कर रहे हैं? बहुत खुशी लग रही है इधर पे आके। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, दुर्ग से। हाँ। और मोदी जी, योगी जी का ये पूरा देख के व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको। तो जो भी शख्स यहाँ पहुँच रहा है, जो भी श्रद्धालु पहुँच रहा है, हम भागलपुर बिहार से हैं। मेरी उम्र करीब 50 वर्ष है। आज तक मैं पहली बार इस धरती पर आया हूँ। भगवान भोले शंकर ने मुझे। क्या है? मैं भागलपुर बिहार से हूँ। भागलपुर बिहार से कोई आ तो रहा आप है, कोई बातचीत छत्तीसगढ़ करते से रहिए आ रहा है, उमेश। जो कोई भी गुजरात श्रद्धालु से आ यहाँ रहा है। पहुंच रहा है, जो भी शख्स पहुंच रहा है, हर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रह पा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। महाकुंभ में साधुओं की अलख जगाने वाली अनोखी परंपरा देखने को मिल रही है। हाथों में भिक्षा पात्र लिए कुंभ क्षेत्र में पैदल ही घूमते हैं साधु, और जब पैदल चलते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हाथों में चिमटा, भिक्षा पात्र और दंड लेकर अलख बोलते हुए आगे निकलते हैं ये साधु, और ये किसी से भिक्षा नहीं मांगते, बल्कि इनके भिक्षा पात्र में लोग खुद दान करते हैं। जिधर निकल जाते हैं लोग हाथ जोड़कर इनके पीछे जाते हैं, इनको नमन करते हैं। कुंभ की इस प्रक्रिया को अलख जगाने की प्रक्रिया कहा जाता है। महाकुंभ में ऐसे ही एक साधु नजर आए। कुंभ की महिमा निराली है, कुंभ की आभा निराली है, कुंभ की परंपराएं निराली हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से साधु संत अलख जगा रहे हैं, और ये साधु पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, और ऐसे ही अलख का जाप करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, क्या परंपरा है ये? अलख यहाँ पर जगाते हुए ये सारे साधु नजर आ रहे हैं। ये अनोखी परंपरा कुंभ की है, अलख जगाई जा रही है। अलख जगाई जा रही है। अलख की ये परंपरा है। अलख की ये परंपरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुंभ में ये परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और सभी के चेहरे पर एक श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा का भाव दिखाते हुए आप देखिए इस कैंप में दाखिल हो रहे हैं, और चुटकी भी बजाते हैं, और बार बार प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे शिविर में कैसे लोग यहाँ पर इनकी सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए, और कुंभ की आभा को महसूस कीजिए कि कुंभ की कैसी आभा है, कुंभ का कैसा नजारा है। और श्री मंदिरम में ये लोग दाखिल हो रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, और अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आपने देखा किस तरह से कुंभ की ये भव्य और दिव्य तस्वीर आपने देखी। वाकई में ये आभा निराली है, ये महिमा निराली है, कुंभ की ये परंपराएं निराली है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और अब हम आपको महाकुंभ की जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर आप देखिए कैसे और कहां होता है गंगा और यमुना का मिलन। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम दर्शन न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिवली कर पा रहे हैं, और एक छोर से दूसरे छोर का विहंगम दृश्य पहली बार न्यूज़ 18 पर यहां से नजर आता है पूरा संगम क्षेत्र।
प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में 27 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में होने वाली धर्म संसद में सभी अखाड़ों के साथ ही हिंदू धर्मगुरु और पूरे देश के साथ साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में करीब 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसके लिए अलग से पंडाल तैयार किया जा रहा है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और देवकी नंदन ठाकुर के इस शिविर में आप देख सकते हैं इसकी तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी उसमें सनातन बोर्ड का मुद्दा हावी रहेगा। तो ये विराट सनातन धर्म संसद देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़े, जिनमें 7 शैव संप्रदाय के हैं, 3 वैष्णव, 3 उदासीन, सभी के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महाकुंभ में देश के कोने कोने से जो साधु संत आए हैं उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और ये कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का जो यहाँ पर विशाल पंडाल बन रहा है, आप देख सकते हैं कि इस विशाल पंडाल में यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है, उसको लेकर जो ये मंच तैयार किया जा रहा है, कब तक ये तैयार हो जाएगा और किस तरह की तैयारियां, कितनी कैपेसिटी है इसकी? ये अपनी सनातन धर्म संसद 27 तारीख को लग रही है। 27 तारीख को एक बहुत ही भव्य सनातन धर्म संसद लगेगी, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अपने कैलासानंद जी महाराज और हेमा मालिनी जी जो कि मथुरा के सांसद भी हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और अनेक धर्माचार्य, पुरोहित, सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है। खुद महाराज श्री सभी के पंडाल में पहुंच करके सबको निमंत्रण दे रहे हैं, खुद आमंत्रण दे रहे हैं और यहाँ पर सभी का आगमन होगा और सभी लोग आकर के एक धर्म ध्वजा के रूप में श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अगुवाई में एक बहुत बड़ी विशाल धर्म संसद का आयोजन यहाँ पे होगा और जिसके साक्षी प्रयागराज के सभी लोग। ये मंच हम पीछे देख पा रहे हैं, जो मंच बन रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर कितनी चेयर्स लगाई जाएंगी, क्या कैपेसिटी रहेगी लोगों के बैठने के लिए? यहाँ पर हम कम से कम सर 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। महाराज श्री का खुद ही आमंत्रण पूरे देश के लोगों को, हिंदुओं को जगाने के लिए जगह जगह वो जाकर के महाकुंभ में 27 तारीख को सभी लोग यहाँ इकट्ठा हों, इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी महाकुंभ में जाएंगे और दोनों महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। संगम में स्नान के बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज जा सकते हैं। तो राहुल और प्रियंका दोनों प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में जाकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जा सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका। महाकुंभ में भीड़ के दावों के सवाल पर एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि वे भीड़ की संख्या नहीं बता पाएंगे क्योंकि संगम नगरी में देश दुनिया से भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये महापर्व है। के दावे पर यह महाकुंभ और इसमें भीड़ के किसी दावे पर क्या कहा जा सकता है? भीड़, मैं इतना जानता हूं कि 5 लाख से अधिक संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष, तमाम दूर दराज के देश के कोने कोने से आए हुए लोग आस्था में वहां उपस्थित होकर के अपनी साधना कर रहे हैं। लाखों की संख्या में नागा लोग आए हुए हैं, बहुत से अखाड़े आए हुए हैं। कोई संख्या नहीं है, देश नहीं दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग आए हुए हैं। यह महापर्व है और इस महापर्व के अवसर पर वहाँ संगम में डुबकी लगाने वाले उनकी संख्या को मैं नहीं चिन्हित कर पाऊंगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात हुई। ट्वीट के जरिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। इस मौके पर महाकुंभ समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज खेल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। यूपी के 6 खिलाड़ियों को भी सम्मान दिया गया है।
राष्ट्रपति ने एथलीट अन्नू रानी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जिस पर सीएम योगी ने अन्नू रानी को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपकी ये उपलब्धि देश की करोड़ों बेटियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगी। मेरठ में सीनियर एथलीट अन्नू रानी के घर पर जश्न का माहौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके बाद घर में जश्न का माहौल है। आपको बता दें, मेरठ की अन्नू रानी और प्रीति पाल को खेल पुरस्कार मिला है। अन्नू रानी 2023 एशियाई खेल्स में गोल्ड और 2022 राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक ले चुकी हैं। ओलंपिक में गोल्ड लाना अन्नू रानी का सपना है। अन्नू रानी के पिता ने कहा, मोदी योगी सरकार में खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है। अन्नू रानी मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली हैं। तो अन्नू रानी के घर पर जश्न का माहौल भी आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में। और राष्ट्रपति की तरफ से जब पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया, उस दौरान की तस्वीर भी एथलीट अन्नू रानी के घर पर जश्न का माहौल। वहीं यूपी के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, जबकि शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति की ओर से, जिस पर सीएम योगी ने दोनों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ये पुरस्कार आपके अथक परिश्रम, अद्वितीय प्रतिभा और अटूट संकल्प का प्रतीक है। यूपी के 3 और पैरा एथलीट को खेल सम्मान मिला है। पैरा एथलीट प्रीति पाल को अजीत सिंह और सिमरन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पैरा एथलीटों को खेल सम्मान मिलने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आपकी ऐतिहासिक और प्रेरक उपलब्धि पर प्रदेशवासी हर्षित और गर्वित हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रीतिपाल खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए गए हैं। 3 पैरा एथलीट उत्तर प्रदेश के, जिन्हें खेल पुरस्कार दिया गया। पैरालंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक। और चलिए बड़ी खबर, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन खत्म हो गया है। कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। 20 जनवरी तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो गई है। मिल्कीपुर विधानसभा में आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने एक सेट में अपना नामांकन फिर दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। आपको बता दें कि 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहां पर विजयश्री हासिल होगी। वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हर उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गरीबी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबी एक बीमारी है और आरक्षण ही उसकी दवाई है। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही भाइयों का सम्मान मिला है। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर देती है, अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों कांशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडा, ये ढेर सारे विधायक एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली, भाजपा नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ विभीषणों किनारे करें।
गोरखपुर पूर्वांचल का पहला व्हीकल स्क्रैप सेंटर गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र गीडा में बनकर तैयार हो रहा है। फरवरी में इसका लोकार्पण कभी भी हो सकता है। इसका निर्माण हो जाने से पुराने वाहनों के स्क्रैप पर नई खरीद में टैक्स और रजिस्ट्रेशन में लोगों को रियायत मिलेगी। ये सेंटर 2 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए 4 पहिया वाहन मालिकों को व्हीकल स्क्रैप सेंटर में ही स्क्रैप की बिक्री करनी होगी। इसके बाद उन्हें जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो नया वाहन खरीदते वक्त उन्हें लाभ देगा। इसमें करीब 2 लाख के आसपास पुराने वाहन हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। परिवहन विभाग में 31 मार्च 2023 तक उम्र पूरी कर चुके ऐसे वाहनों का आंकड़ा दर्ज है। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला स्क्रैप सेंटर खुला है, जहां पे अब गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। इसके बदले वहां पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो लोग अपनी अगर नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिलेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। राम मंदिर के आसपास अयोध्या नगर निगम की ओर से हेल्थ एटीएम की शुरुआत हो गई है, जहां पर आप अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में अपना चेकअप करा सकते हैं। तमाम जांच 30 रुपए से 50 रुपए तक हो जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया है कि राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 2 करोड़ 92 लाख की लागत से हेल्थ एटीएम अयोध्या लगाए जा रहे हैं। हेल्थ एटीएम्स स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने हेल्थ एटीएम्स की यहाँ पे सुविधा की है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सी 16 पैरामीटर्स पे हम लोगों की जांच, वो चाहे ईसीजी की है, हीमोग्लोबिन की है, शुगर की है, प्रेगनेंसी टेस्ट है। हम लोग जो यूरिन टेस्ट करेंगे उसके 10 पैरामीटर्स पे करेंगे, टाइफाइड, डेंगू, स्किन का टेस्ट। हेल्थ एटीएम सर हमारा जो है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे अयोध्या में, उनके लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी। जैसे कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाते हैं, चाहे मतलब श्रद्धालु गया, तो भीड़ की वजह से क्या है कि उन लोगों की तुरंत तत्काल रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ना कोई जांच हो पाती है। तो हमारे हेल्थ एटीएम में क्या है कि आप तत्काल रिपोर्ट पा सकते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी टेस्ट हो सकते हैं। ऐसे इसमें सुविधाएँ हैं सर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जहां बालक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले 4 छात्रों को पुलिस ने बरामद किया है। चारों बच्चे दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद हुए हैं। नोएडा पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। बच्चे परिवार की डांट से परेशान होकर पैसे कमाने के लिए भागे थे। चारों बच्चे हरियाणा के गए हुए थे और बता दें कि इन बच्चों में एक छात्र उड़ीसा, एक गाजियाबाद, एक जारचा और एक अलीगढ़ का है। संभल हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारियां हो गई हैं। अब तक 59 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार 55 उपद्रवियों की तलाश में पुलिस 24 लोगों के खिलाफ NBW जारी कर चुकी है। जो कि खगुसराय का रहने वाला और एक हसनैन जो कि हिंदूपुरा खेड़ा का रहने वाले हैं, इन 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। इस तरीके से कुल अभी तक 59 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं, जिसमें 19 लोग थाना नकासा सेक्टर से, 40 थाना कोतवाली संभल से गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। अभी तक इस 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके मामले में करीबन टोटल 24 NBW है जो उपद्रवी है उनके लिए जा चुके हैं थाना नकासा क्षेत्र में, और 55 लोग जिनके जो वांछित हैं उनके NBW लेने के जो है प्रयास है वो किए जा रहे हैं, और जल्द ही NBW लेकर उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।